नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र राजनीति से वह बड़ी खबर मैं लाया हूँ जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र राजनीति में पल पल किस तरीके से बड़े घटनाक्रम बदल रहे हैं। लगातार बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन उसके अंदर की बात क्या है, अंदर खबर क्या है, उसको लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपके साथ वह तमाम चीज़ें मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। क्योंकि आप समझिए कुछ ही घंटे बचे हैं जब महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, यानी बीजेपी का फेस कौन होगा, उस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन उसके पहले जरूरी है आपको मैं बताऊं कि आखिरकार क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और जिस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति चल रहा है, इसलिए आपके साथ में जुड़ा हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनने जा रहा है। देखिए, उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि दो बड़े नाम सामने हैं। एक नाम है अजीत पवार, एक नाम है एकनाथ शिंदे। आप देखिए कि 23 नवंबर को जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और 23 नवंबर के बाद से लगातार इस मामले पर लग रहा था कि सरकार आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, लेकिन इसको लेकर 11 से 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले पर फैसला नहीं लिया सका आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम कौन बनने वाला है। और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते रहे, आखिरकार सरकार क्यों नहीं बनी, जबकि स्पष्ट जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को दे दिया है, यानी बीजेपी, शिंदे, शिवसेना, उसके अलावा अजीत पवार के एनसीपी को। उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ कि इसको लेकर लगातार इस पर खबरें आई कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो खबरें आई कभी कि अजीत पवार नाराज है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इससे पर्दा उठ चुका है कि एकनाथ शिंदे ना तो नाराज है, ना अजीत पवार नाराज है। उनकी कुछ चीज़ें जरूर है, जो डिमांड है उसको बीजेपी कहीं कहीं उसको फुलफिल करने में, यानी उनको पूरी मांग करने में जरूर सफल होगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे की और सब मांगे तो वह मान चुके हैं, यानी उन्हें पता चल गया है कि वो सीएम तो नहीं बनने वाले हैं, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन उन्हें इस बात के अभी भी लग रहा है कि शायद वह गृह मंत्रालय जो है, वह एक हैवी वेट मंत्रालय कहा जाता है, वह मंत्रालय उन्हें मिल जाए तो उनका एक अलग वर्चस्व रहेगा। इस बात से लगातार वह कर रहे हैं। इतना ही वह चाह रहे हैं कि स्पीकर पद भी उन्हें मिले, यानी शिवसेना को मिले, और ताकि उनका एक अच्छा वर्चस्व रहे सरकार में और विधानसभा में। यह डिमांड उनकी चल रही है। इसके अलावा और भी कई सारे नगर विकास मंत्रालय से लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, ऐसे कई भारी भरकम मंत्रालय है जिसको लेकर वह डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मेन मामला अटक रहा है स्पीकर पद को लेकर और गृह मंत्रालय को लेकर। यह दोनों चीज़ें हैं। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि हम गृह मंत्रालय किसी सूरत में किसी को नहीं देंगे, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा, यह साफ कह दिया है। लेकिन चूंकि हर किसी का मांगने का अधिकार है, कहा जाता है राजनीति में, और अपने हिसाब से मांग रहे हैं और अंतिम समय तक कह सकते हैं जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक लगातार वह कोशिश में है कि शायद उन्हें यह गृह मंत्रालय मिल जाए, उनके पैसे टैक्स काम आ जाए, यह देखना होगा। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी झुकेगी, क्योंकि बीजेपी उतने झुकने की मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में। आप देखिए कि उनके पास 132 विधायक है खुद के बीजेपी के, और उसके अलावा 5 उनको निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है। तो संख्या हो चुकी है बीजेपी की 137। तो सिर्फ जादुई आंकड़ा अगर पहुंचना है, यानी महाराष्ट्र सरकार बनाना है, तो उसके लिए सिर्फ चाहिए कितना, 145, 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र की विधानसभा है, यानी विधायक हैं, और उसमें से सिर्फ आपको 145 सीटें ही महाराष्ट्र में चाहिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ 8 लोगों की ज़रूरत है बनाने के लिए। लेकिन जोड़ तोड़ करके किसी बीजेपी बना सकती थी सरकार, लेकिन चूंकि महायुति की सरकार है और महायुति को मैंडेट जनता ने दिया है, इसलिए बीजेपी कहीं भी कोई गलती नहीं करना चाहती है कि जो 2019 में जो आरोप लगा कि उद्धव ठाकरे को सीएम या फिर शिवसेना को 2.5 साल का सीएम बनाने का वादा किया था, वह नहीं पूरा कर पाई, तो फिर से एक आरोप ना लगे। इसलिए बीजेपी उन तमाम आरोप जो लगेंगे उससे बचना चाह रही है, और इसीलिए महायुति को पूरी तरीके से एकजुट करने का पूरा प्रयास की हुई है। और जो भी चीज़ें हैं आपस में मंत्रालय के बंटवारों को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर पहले क्लियर कर देती है, ताकि सरकार जब बने तो बहुत क्लियर तरीके से काम करे। इतना ही नहीं, आपको इसलिए बता दूं कि जो मंत्री बनने वाले हैं उन मंत्रियों को बाकायदा अमित शाह की तरफ से उनको रिपोर्ट कार्ड मांगे गए हैं। आपको बता रहा हूँ, बड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको कि रिपोर्ट कार्ड मांगे गए हैं कि कौन मंत्री बनेगा महाराष्ट्र में, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे वो अजीत पवार वाले हों, एनसीपी के हों। मतलब यह तीनों पार्टियों की तरफ के जो मंत्री जिनको बनाया जा सकता है, उन सभी के रिपोर्ट कार्ड मंगाए गए हैं, ताकि उन रिपोर्ट कार्ड को अमित शाह और बीजेपी के नीतीश नेतृत्व देख सके कि कौन महाराष्ट्र में मंत्री बनने वाला है। क्योंकि दो चीज़ें देखिए बीजेपी से संदेश देना चाहती है, अगर जो भी मंत्री महाराष्ट्र में बनेगा उसका छवि साफ होनी चाहिए, तेज तर्रार काम करने वाला होना चाहिए,
तो इसीलिए रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया है कि लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके अलावा उन्होंने अपने अपने इलाके में योजनाएं क्या क्या लाई हैं, कितना विकास किया है 5 सालों में और कितने अनुभवी हैं, किस तरीके से वो उन्होंने विधानसभा में या सरकार में क्या मदद की है, कितना काम किया है। इन तमाम मुद्दों के आधार पर ही उनके ऊपर कितने केसेस हैं, बल्कि इन तमाम मुद्दों के और कितने बड़े आरोप लगे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने काम किया है क्या जिसकी वजह से महायुति में कुछ अनबन होने की बात आसार आई है, या फिर महायुति टूट सकती थी, या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से बड़ा बवाल हुआ है। तो कहीं कहीं सरकार में कहीं कहीं एक दूरियां पैदा करने का काम किया गया है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको आधार बनाकर बीजेपी की तरफ से सभी पार्टियों के, तीनों पार्टियों की बात करो, महायुति के जो भी बनेंगे उनके रिपोर्ट कार्ड मंगाए गए हैं कि आप अपना भेजिए और रिपोर्ट कार्ड हम जब ग्रीन सिग्नल देंगे तभी वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन सकता है। ऐसे कई नाम हैं जो शिवसेना में हैं, चाहे बीजेपी में हैं, चाहे अजित पवार गुट में भी हैं, वह सभी के सभी लोग दागी हैं कहीं कहीं, और इसी वजह से वह चाहते हैं कि सरकार जब चले तो ऐसी सरकार चले महाराष्ट्र की ताकि उसकी मिसाल लोग पेश करें, और यही कारण है कि इतना समय भी लग रहा है, कारण यही माना जा रहा है। लेकिन अब चूंकि मैं बताया आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि के आखिरकार महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, और यह एक बताया आपको कि अजित पवार और इसके अलावा एकनाथ शिंदे, आपको पता है एकनाथ शिंदे जाहिर सी बात है बीमार चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने आज अस्पताल में कुछ देर भर्ती होकर वो अपने तमाम जांच पड़ताल कराया उन्होंने। हालांकि उनका जो डेंगू और मलेरिया रिपोर्ट था वो नेगेटिव आया, और यही वजह 4 दिनों से बुखार आ रहा था, तो कई सारे उनके टेस्ट कराए गए और अब कहीं कहीं वो थोड़े ठीक बताया जा रही वजह है कि वह वर्षा बंगले पर आकर उन्होंने अपने तमाम साथियों से मुलाकात की, जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात हुई है। 6 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात एकनाथ शिंदे की हुई। तो लगातार घटनाक्रम तेजी से बदला है। वर्षा बंगले पर अचानक घटनाक्रम जो अब तक है शांति थी, कुछ एकनाथ शिंदे नहीं थे, तो उससे कहीं कहीं अब अचानक तमाम नेताओं का आना जाना शुरू हुआ है और एक मीटिंग की दौर शुरू हुआ है कि क्या करना है, किस करना है। कुछ समय आपको पता है सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं बीजेपी का जो विधायक का नेता कौन होगा वह चुनने में और सरकार की शपथ लेने में। आपको पता है 5 दिसंबर को सरकार के शपथ समारोह होगा नई सरकार का, उसके पहले ही तमाम ऐसी प्लानिंग कर देनी चाहिए ताकि जिसकी वजह से कोई गड़बड़ी ना हो। इतना ही नहीं, देखिए चूंकि एकनाथ शिंदे लग रहा था कि शायद वो दूर हैं, नाराज हैं, लेकिन वह आकर आज अचानक एक्टिव भी हो गए और उन्होंने मीटिंग भी की ऑनलाइन मीटिंग के जरिए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को, पता आपको हर साल होता है। और मुंबई के दादर इलाके में जो शिवाजी पार्क है उसके बगल में उनका चैत्यभूमि के नाम से जाना जाता है उनका, जहाँ पर भारी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं, वहाँ नमन करने के लिए आते हैं। उस दिन 6 दिसंबर को बहुत भीड़ होती है, इसीलिए तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए कि जो भी यहाँ पर काम करने हैं तैयारियों को लेकर तैयारी कल तक पूरी कर लिया जाए, इस बात को उन्होंने सभी को इशारा दिया है, तो निर्देश भी दिया। तो कहने का मतलब वो एक्शन में है, लगातार तमाम जो भी योजनाएं हैं वो लगातार लोगों के सामने ला रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि हम बात किया था शुरुआत में कि सीएम को लेकर, देखिए अब सबकी नज़रें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होने जा रहा है। यह आपको बता दिया इसे शुरुआत में कि जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर जो लगातार खबरें आ रही थी कि वह नाराज हैं, नाराज बिल्कुल थोड़े बहुत बिल्कुल हैं, लेकिन उतनी नाराजगी नहीं जिसकी वजह सरकार बनने में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी बात जो सबकी नज़र टिकी हुई है सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनने जा रहा है। अब सीएम आपको ये भी बता दिया मैंने, बीजेपी का ही बनेगा, अभी क्लियर हो चुका है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी का सीएम कौन बनेगा, क्या वह देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर कोई और नया नाम आने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। यानी सब बातें छोड़ दें अब आप, तो सिर्फ और सिर्फ आप इस पर सोचेंगे कि आखिरकार अब अगला सीएम महाराष्ट्र का कौन बनने वाला है। इसलिए आपको मैं समझाऊंगा कि इस पूरे आगे के वीडियो में कि समझेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम चुनाव में बीजेपी किस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़ी मीटिंग कर रही, बड़े फैसले कर रही है। और यही कारण है कि आप समझिए इतनी देरी हुई, यानी 23 नवंबर से लेकर अब तक इतनी देरी हुई है, तो सिर्फ इसलिए देरी हो रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कोई नया प्लान बीजेपी का चल रहा है और नया प्लान की वजह से ही बीजेपी को समय लगा और सभी को समझाने में समय लगा। और यही वजह है कि बीजेपी कुछ नया प्लान कर सकती है, कुछ नया करिश्मा कर सकती है, जिसके लिए बीजेपी के शीर्ष पे जाना जाता है। अब आपको बता दूं, देखिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में बता दूं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण नेता हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का वोट परसेंटेज सिर्फ 8% वोट है और उस 8% वोट के साथ बीजेपी जाना चाहेगी क्या? देखिए दो चीज़ें हैं, देवेंद्र फडणवीस 5 साल फुल टाइम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रह चुके हैं, उसके अलावा 2.5 साल वो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, यानी सरकार में रहकर उन्होंने वह काम किया जो कि जनता के लिए करना चाहिए था। अब सवाल दूसरा यह उठता है देवेंद्र फडणवीस की, मैं बता दूं देवेंद्र फडणवीस की अच्छाइयाँ क्या है, उनके विरोध में क्या जा सकता है। देखिए बीजेपी का ही तबका है जो चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी का ही एक तबका है, जो कई गुट हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री ना बने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय नहीं है, बल्कि जो जानकारी है सूत्रों द्वारा वो आपको बता रहा हूँ कि बहुत उनके बारे में कई सारे विधायक जो शिकायत भी किए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर वह विरोध करते रहे हैं। कई सारे ऐसे अंदर खाने की खबरें हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनका विरोध तमाम विधायकों ने किया है। लेकिन उसके पीछे का दो बड़े कारण हैं जिसको लेकर हाईकमान जो है वो सोच सकता है। दो तीन बड़े कारण जो देवेंद्र फडणवीस के नेगेटिव जा सकते हैं। एक तो ये कि मराठा वोटर नाराज हो जाएंगे। मराठाओं को आप देखिए किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को लेकर गुस्सा रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनते तो मराठा वोटर महाराष्ट्र में लगभग 32% है। तो क्या आपको पता है स्थानीय निकाय चुनाव कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में कराने होंगे। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं और वैसे में अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं तो मराठाओं का फिर गुस्सा झेलना पड़ेगा और फिर से कहीं कहीं वो जो वोट है वह या तो एकनाथ शिंदे की मजबूत करेगा, या तो अजित पवार को मजबूत करेगा, या अन्य महाविकास आघाड़ी को मजबूत करेगा। बीजेपी कमजोर होगी, इसलिए बीजेपी को देखिए महाराष्ट्र में मजबूत करना है। देखिए 2024 का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी का एक नारा था 2024 में महायुति की सरकार, 2029 में बीजेपी की सरकार। यह बीजेपी का नारा है। तो जाहिर सी बात है इस नारे को सफल करना है, क्योंकि बीजेपी देखिए उस करीब तक पहुंच चुकी है कि बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। यानी यह कह सकते हैं ट्रेलर है, अभी झांकी बाकी जो कहा जाता है। तो यह बात साफ है कि अगर बीजेपी अच्छे से काम करे, अच्छे चेहरे दे, तो 2029 उनके लिए दूर नहीं है। 2029 में बीजेपी अपने दम पर बिल्कुल सरकार बना सकती है, जो पैटर्न देखा जा रहा है। और हालांकि वक्त बताएगा 5 साल बाद क्या किस तरीके से सिनेरियो रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है तो इसलिए बीजेपी का जो नारा है उसको अगर सफल करना है तो महाराष्ट्र में आप ऐसे शख्स को सीएम बना दें जिसकी वोट परसेंटेज अगर बात करें सिर्फ 8% है और दूसरे ओबीसी का वोट परसेंट 38% है, मराठाओं का करीबन 32% लगभग है, और मुस्लिम वोटर्स जो है 12% है, दलित वोटर है 12% है। तो ऐसे में जो इक्वेशन कहते हैं जो राजनीति का, वह कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बीजेपी इन तमाम चीज़ों पर सोच समझकर बराबर फैसला ले रही है। अब आपने एक खबर और देखी होगी, जानी होगी कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा था कि वो संघ यानी आरएसएस जो है उनकी बैकिंग कर रहा है। आरएसएस चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बता दूं आपको कि आरएसएस की विचारधारा जो रही है वह किसी परिवार को लेकर नहीं रही है कभी भी, या व्यक्ति को लेकर नहीं रही है, वह विचारधारा को लेकर रही है। आरएसएस कभी भी जो फैसले लेता है विचारधारा को लेकर रहता है कि जो बीजेपी की आरएसएस जो विचारधारा है उस विचारधारा के तहत वह काम किया जाए, और उसी के तहत वह लगातार काम करती है। यानी बीजेपी आरएसएस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता या जो उनके कार्यकर्ता हैं, कोई भी आकर ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर यह नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। यानी साफ है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से कभी भी कोई ऐसी बैकिंग नहीं की गई कि देवेंद्र फडणवीस बने या नितिन गडकरी बने या एबीसीडी कोई और बने। इस बात पर कोई भी ऑफिशियल उन्होंने अपना बयान जारी नहीं किया। अंदर खाने से कई से बातें होती रहती हैं, लेकिन इसलिए मैंने बताया कि आरएसएस की जो विचारधारा होती है सिर्फ और सिर्फ वह विचारधारा को लेकर और आगे कैसे विकास हो सकता है उसको लेकर होती है। किसी परिवार किसी व्यक्ति को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अब बात आती है, आपको देखिए कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात आप समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर कई सारे खेमे हैं, उस खेमे का शिकार देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही अंदर खाने से कई सारे विरोध है जिसको लेकर उनके ऊपर गाज गिर सकती है और वह कहीं कहीं महाराष्ट्र से दूर ले जाकर उन्हें दिल्ली ले जा सकता है। देखिए एक बात ये भी है कि अब ये बात हो गई, कई सारी चीज़ें हैं जो कि उनके खिलाफ जा सकती है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। दूसरी अच्छाई बात यह है कि उन्होंने चूंकि काम किया है 5 साल पिछले सरकार में, 2.5 साल काम किया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सच्चे सिपाही है बीजेपी के, वो जो कहा जाता है अच्छे बचित्र के मान लेते हैं, वो कोई विरोध नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बनाया जाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार उनके नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए उन्हें बीजेपी सीएम बनाए। लेकिन बता दूं यहाँ बीच में आपको भी कि महाराष्ट्र में कभी भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पे चुनाव तो नहीं लड़ा गया, ये आप भी जानते हैं। यहाँ पे क्योंकि कोई भी सीएम का चेहरा बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया था कि सीएम का चेहरा कोई होगा। इसलिए हाँ, ये बात साफ है कि चूंकि बड़े नेता महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस रहे, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में लोगों की राय अच्छी है और रहनी भी चाहिए। हिसाब से अच्छे नेता के तौर पर है बिल्कुल हो, लेकिन वो तेज तर्रार नेता हैं, हर किसी को समझ के लेते हैं, हर किसी को मैनेज करने में वो सफल रहे हैं, इसलिए उनके बारे में एक अच्छी छवि लोगों की है। लेकिन चूंकि मैं आपसे बताया जिसे विश्लेषण कर रहा हूँ, इसलिए आपको सही चीज़ बताना जरूरी हो जाता है कि अंदर खबर के अंदर खबर क्या है, इसलिए आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बात ये आपने समझा कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं वह अपने आप को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि वह सीएम बन जाए महाराष्ट्र में, लेकिन
जो उनके खिलाफ भी जा सकता है, उस खिलाफ की वजह से हो सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम बनते बनते बदल जाए। अब आप सोचेंगे कि दूसरा सीएम कौन हो सकता है, तो आप दूसरा सीएम देखिए, कई सारे नाम है बीजेपी में, इसको लेकर लगातार नाम चल रहे हैं। आप देखिए चंद्रकांत पाटिल जो कोल्हापुर से आते हैं, अमित शाह काफ़ी खास कहे जाते हैं, उनका नाम चल रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि मुरलीधर मोहोल जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं और मराठा नेता हैं, उनके बारे में नाम चल रहा है कि वो बन सकते हैं। उसके अलावा आशीष शेलार जो कि बहुत खास हैं अमित शाह के, उनके बारे में चल रहा है कि वह बन सकते हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले जो कि देवेंद्र फडणवीस काफ़ी खास है, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में चर्चा चल रहा है, वो बनाए जा सकते हैं। इतना नहीं, सुधीर मुनगंटीवार का नाम चल रहा है कि वह चर्चा में नाम है। ऐसे कई नाम देखिए हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है, उसके बारे में काम हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी समझिए आप कि आप देखे होंगे कई राज्यों में जब सीएम को लेकर देरी हुई तो यह समझ में आ गया कि बीजेपी ने कई बड़े फैसले किए हैं और वह फैसले चौंकाने वाले रहे। इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरीके से देरी महाराष्ट्र में हुई है, इससे यह समझ के चलिए आप कि महाराष्ट्र में भी कोई बड़ा करिश्मा होने जा रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार कह सकते हैं, जो बड़ा खेला महाराष्ट्र में बीजेपी करने वाली है। क्योंकि नए नाम लेकर बीजेपी आ सकती है, लेकिन अगर महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की बात करें, बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करें, तो ये बात भी सच है कि पहले नंबर पर देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं और सब कुछ अगर उनके जो इक्वेशन बताया आप समझिएगा, अगर सब कुछ उनके खिलाफ नहीं गया तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री फिर से देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, या यूँ कहें तीसरी बार शपथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं। अगर जाति की बात हुई या फिर समाज की बात हुई या जिस तरीके से वोट बैंक को मजबूत करने की बात हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरे चेहरे के बारे में सोच सकती है, या यूँ कहीं उनके बारे में सोच लिया है। सिर्फ अनाउंसमेंट करना बाकी रह गया है। कुछ ही घंटे बचे हैं जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होने वाला है। लेकिन यह जरूर है कि एक बात निश्चित है कि अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र या फिर कोई और, या कहने का मतलब मेरा देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं या फिर कोई और महाराष्ट्र सीएम होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है और आप भी इसको इंडिया डेली का लगातार देखते रहिए। आपके लिए लगातार इससे बड़ी खबर लाता रहूँगा और अंदर खाने क्या खबर है आपको विश्लेषण करूँगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अगर देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कटेगा तो उसके पीछे कारण क्या है, अगर वह वापस आते हैं तो उनकी अच्छाइयों को लेकर क्या होगा, वह आप जरूर समझ गए होंगे। आप लगातार देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके लिए और भी इसी बड़ी खबरें में लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।